नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर अब कोहराम मचा हुआ है और इस बीच मोहन भागवत और मोदी के भक्तों के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई है। लोग कयास लगा रहे हैं कि आरएसएस संजय जोशी का नाम आगे बढ़ा रही है और मोदी इससे खिलाफ हैं, इसलिए भागवत की कुर्सी ही हिला दी है। बता दें, संजय जोशी और मोदी का पुराना झगड़ा है, इसलिए मोदी उनको नहीं चाहते। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि संजय जोशी की भव्य वापसी तय है। ये किस रूप में होगी, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर विचार चल रहा है और इसलिए ही मोदी की बीजेपी में कोहराम मचा हुआ है। संघ प्रमुख के हालिया बयान, प्रवीण तोगड़िया का दोबारा से एक्टिव होना और संजय जोशी के आवास पर समर्थकों का तांता लगना इस ओर इशारा कर रहा है कि वो जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेंगे। बता दें, राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता प्रवीण तोगड़िया इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। जिलों का दौरा कर तोगड़िया भड़काऊ बयान दे रहे हैं और घुमा फिराकर मोदी की भी आलोचना कर रहे हैं। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान कि राम मंदिर निर्माण से कोई हिंदू नेता नहीं बन जाता, हमें विश्व गुरु बनना है, ना कि महाशक्ति, ये बताने के लिए काफी है कि उनका दिल पीएम मोदी से भर गया है और इसलिए ही मोदी और भागवत के बीच अब ठन गई है। पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज देने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में किए गए बदलाव के खिलाफ कांग्रेस मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कांग्रेस ने एक याचिका दायर कर चुनाव संचालन नियम 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती दी। इसने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा तेजी से खत्म हो रही है। सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक तौर पर जारी करने से रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया है। हालांकि इसने तर्क दिया है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अब गेंद सीजेआई संजीव खन्ना के पाले में है। अब देखते हैं वो इस पर क्या कहते हैं। हालांकि ईवीएम वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही है, लेकिन लगातार वो एक बेंच से दूसरे बेंच पर ट्रांसफर हो किया जा रहा है। सीजेआई खन्ना ने भी दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। अब ये मामला भी सीजेआई खन्ना के पास पहुंचा है। विपक्ष को उनसे उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए। उसका अब चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटर्स के नाम मनमाने ढंग से जोड़े या हटाए नहीं गए। कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कि शाम 5 बजे के वोटिंग के आंकड़ों की तुलना फाइनल वोटिंग डेटा के साथ करना सही नहीं होगा। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि शाम 5 बजे से रात 11:45 तक वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी सामान्य थी। चुनाव आयोग ने यह आगे बताया कि वास्तविक मतदान प्रतिशत में बदलाव करना असंभव है। क्या एनएचआरसी के नए चेयरमैन का चयन पहले से ही तय था? क्या इस मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया? कम से कम कांग्रेस ने तो ऐसे ही आरोप लगाए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एनएचआरसी के चयन करने वाले पैनल की बैठक में असहमति जताई। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया मूलभूत रूप से त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए संसद में विपक्ष के नेता खड़गे और राहुल गांधी की राय पर विचार भी नहीं किया गया। दोनों नेताओं ने इस पद के लिए जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस कट्टियल मैथ्यू जोसेफ के नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वी रामन सुब्रमण्यन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय शूटर मनु भाकर ने खेल रत्न अवार्ड से जुड़े पूरे मामले पर अब बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए मेरे नामांकन के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच मैं ये कहना चाहती हूँ कि एथलीट के तौर पर मेरा काम देश के लिए खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना है। पुरस्कार और सम्मान मुझे प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा मानना है कि नामांकन भरते वक्त मेरी से कोई कमी रही, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। पुरस्कार मिले या ना मिले, मुझे देश की खातिर और मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहित रहना चाहिए। मेरा सबसे निवेदन है कि इस मामले पर अटकलें न लगाएं। बता दें, मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने मीडिया से ये कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को खेल जगत में भेजकर गलती कर दी। उनके पिता ने कहा कि पिछले 5 सालों में जिन खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला है, उनमें से किसी ने भी स्वयं नामांकन नहीं भरा था। तो फिर अब मनु भाकर से नामांकन भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मनु पिछले 4 सालों से खेल रत्न के लिए नामांकन भर रहे हैं। अगर आप इस तरह से खिलाड़ियों को हतोत्साहित करेंगे तो मैं सभी माता पिता को यही कहूंगा कि अपने बच्चों को ओलंपिक खेल में मत भेजो, उन्हें पढ़ाओ। कल को वो आईएएस या आईपीएस बनेंगे और तब लाखों खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला करेंगे।
जैसे कि किसे खेल रत्न देना है और किसे नहीं। बता दें मनु भाकर राहुल गांधी से मेडल जीतने के बाद मिली थी परिवार के साथ, जिसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलना मनु भाकर के लिए भारी पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने 5 बांग्लादेशी नागरिकों और इनकी मदद करने वाले 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है। देश में अगर कहीं भी रोहिंग्या हैं तो इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के संसाधनों पर दिल्ली के लोगों का हक रहे, ना कि रोहिंग्याओं का। इसके लिए जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एक क्रिसमस सेलिब्रेशन इवेंट में शामिल हुए थे, जिसे कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने आयोजित किया था। इस इवेंट पर केरल के एक कैथोलिक चर्च के बिशप ने तंज कसा है। उन्होंने फेसबुक पर तंज कसते हुए कहा कि वहां वो बिशप का सम्मान करते हैं और क्रिब को लेकर श्रद्धा दिखाते हैं, जबकि यहाँ वो क्रिब को नष्ट करना चाहते हैं। बता दें, क्रिब वो सजावट होती है जो क्रिसमस के दौरान ईसा मसीह के जन्म को दर्शाती है। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने छत्तीसगढ़ में एक सरकारी योजना का पैसा उनके नाम वाले किसी अन्य खाते में जमा होने के मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि यह जानकर दुख हुआ कि जो योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और लाभ देने के लिए लाई गई थी, उसका ऐसे गलत इस्तेमाल हुआ। सनी लियोनी ने कहा कि मैं इसकी निंदा करती हूं और मामले की जांच में अधिकारियों को मेरा पूरा समर्थन है। बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सनी लियोनी नाम से एक बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए का भुगतान किया जा रहा था। जो फर्जीवाड़ा कर रहा था वो गिरफ्तार हो चुका है। उसका नाम वीरेंद्र जोशी है। कंपनी डाबर ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें पतंजलि के एक विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस विज्ञापन में डाबर के च्यवनप्राश उत्पादों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई है। डाबर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पतंजलि के विज्ञापन में उसके च्यवनप्राश उत्पादों को अपमानित किया गया है और इस पर तुरंत रोक लगाने के लिए कोर्ट से आदेश की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिनी पुष्करन्ना ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया और मामले को जनवरी के अंत में सुनवाई के लिए लिस्ट किया। डाबर की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि पतंजलि आयुर्वेद एक आदतन अपराधी है और उन्होंने इस साल की शुरुआत में पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला भी दिया। सिब्बल ने कहा कि पतंजलि का विज्ञापन में बाबा रामदेव ने कहा था, जिन्हें आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वो च्यवनप्राश की असली परंपरा कैसे बना सकते हैं। इस बयान में पतंजलि ने दावा किया कि उनके उत्पाद ही असली च्यवनप्राश हैं और अन्य च्यवनप्राश उत्पादों को नकली या साधारण बताया गया है। बता दें, रामदेव दूसरे उत्पादों की बुराई के लिए पहले भी फंस चुके हैं। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने जबरन फटकार लगाई थी। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन मंगलवार को हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्हें हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया। यह मामला अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ और उसमें एक महिला की मौत का है। अल्लू अर्जुन के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रविवार उनके घर के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। अब इजरायल ने साफ कहा है कि उसी ने ईरान के तेहरान में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनिया को मारा था। बता दें, ईरान ये बात शुरू से कह रहा है। अब इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने पहली बार स्वीकार किया कि इजरायल ने इस साल जुलाई में तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिया को मारा था। उन्होंने अपने भाषण में यमन में ईरान समर्थित हूती समूह के प्रमुखों को निशाना बनाने की बात कही। इसी दौरान वो हमास नेताओं पर भी बोले। बता दें, हनिया उस वक्त ईरान के तेहरान में एक इमारत में थे जब उन्हें मारा गया। उस वक्त भी हमले के लिए हमास और ईरान ने इजरायल को ही जिम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तान से खबर आई थी कि यहां की सैन्य अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 25 समर्थकों को जेल की सजा सुनाई है, जिसके बाद इस मामले में अमेरिका भी बोला है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका इस बात से काफी चिंतित है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वहां की सैन्य अदालत ने 9 मई 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर सजा सुनाई। बयान में कहा गया है कि इन सैन्य अदालतों में न्यायिक आज़ादी और पारदर्शिता का अभाव है। अमेरिका पाकिस्तानी अधिकारियों से वहां के संविधान के तहत निष्पक्ष सुनवाई और इस प्रक्रिया के दौरान उचित नियमों का पालन करने का आह्वान करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 19 फरवरी को पाकिस्तान के कराची में शुरू हो रहा है और इसका फाइनल मुकाबला 9 मार्च को होगा। 8 टीमों के साथ इस टूर्नामेंट में कुल 15 मैच खेले जाएंगे। ये मैच पाकिस्तान के अलावा
दुबई में खेले जाएंगे। भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को दुबई में होगा। इसके बाद भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ 23 फरवरी को टूर्नामेंट में अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। भारतीय टीम ग्रुप ए में है, उसके साथ ही इस ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।